नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम कैसा हो बजट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं अजय कौल और आज हम करेंगे चर्चा हेल्थ सेक्टर की। कोरोना महामारी से देश ने बखूबी जंग लड़ी, लेकिन कई सबक भी मिले। चुनौती या तमाम है, जी हां, कई चुनौतियां हैं। करोड़ों देशवासियों का वैक्सीनेशन होना है, हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी का और बेहतर ढंग से सामना किया जा सके। हेल्थ सेक्टर को क्या मिले, कितना मिले, जानने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही जानेंगे आम लोगों की राय भी कि हेल्थ सेक्टर में वो किस तरह के बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। कोरोना महामारी के बीच देश का आम बजट आने वाला है। जाहिर है इस आम बजट में हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या खुद आर्थिक संकट में जूझ रही सरकार हेल्थ सेक्टर को ज़रूरत के मुताबिक फंड दे पाएगी। देश में चल रही तमाम हेल्थ योजनाओं का बजट बढ़ेगा। आम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या है उम्मीदें और पिछली घोषणाओं का क्या है हाल, इसकी करेंगे पड़ताल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आर्थिक नुकसान के साथ साथ हजारों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भारत कोरोना महामारी को काबू करने में काफी हद तक कामयाब रहा। विदेशों तक में भारत की खूब तारीफ हुई। माना जा रहा है कि आम बजट में कोरोना महामारी जैसी बीमारियों को देखते हुए हेल्थ सेक्टर पर भी काफी जोर रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी जीडीपी का केवल 3.5% शेयर पाने वाले हेल्थ सेक्टर का हिस्सा कम से कम 5% तक ले जाना होगा, ताकि हम लोग 10 सालों में इसे 10% तक ले जा सके। वैसे पिछले 3 सालों से हेल्थ बजट लगातार बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 और 19 के बजट में हेल्थ सेक्टर को 52,800 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2019 और 20 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2020 और 21 में हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के 6,400 करोड़ रुपए भी शामिल थे। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की थी। मसलन पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 20,000 से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं, इन्हें बढ़ाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर 12 बीमारियां जोड़ी गई, 5 नए वैक्सीन भी जोड़े गए। टियर 2 और टियर 3 शहरों में पीपीपी मोड से और अस्पताल बनाए जाएंगे। जिन अस्पतालों में एक भी अस्पताल पैनल में नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मेडिकल उपकरणों पर से मिलने वाले टैक्स का इस्तेमाल अस्पतालों को बनाने में किया जाएगा और जन औषधि केंद्र को 2024 तक हर जिले में लाया जाएगा। इनमें 2,000 दवाइयां और 3,000 सर्जिकल्स उपलब्ध होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हेल्थ सेक्टर को ज्यादा पैकेज की दरकार है, लेकिन सरकार की आर्थिक हालात मजबूत नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि सरकार कोविड सेस लगाकर धन जुटा सकती है। बहरहाल देखना होगा कि अब आम बजट में हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत होता है और आम लोगों को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ढेर सारी उम्मीदों के बीच हमने कोशिश की है सटीक विश्लेषण की कि किस तरह का बजट हेल्थ सेक्टर के लिए होना चाहिए, और इसी के साथ कुछ आंकड़े हमने आपके लिए तैयार किए हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी नेहा दुबे का, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े अहम आंकड़ों की जानकारी आपके लिए पेश कर रही हैं। ओवर टू यू नेहा। शुक्रिया घनश्याम। दरअसल यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना महामारी की अगर हम बात करें, कोरोना महामारी ने देश को एक बहुत बड़ी सीख दी है। हेल्थ बजट के खास तौर पे अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि आम बजट में हेल्थ सेक्टर को बहुत प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना ने जिस तरह से एक सीख दी लोगों को, एक सीख दी सरकार को, एक सीख दी कहीं ना कहीं विश्व को, और ये सीख दी कि किस तरह से अगर कोई महामारी आ जाती है तो उसके लिए एक अच्छा खासा बजट
हर कहीं ना कहीं बजट में रखना चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस आम बजट में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भी कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे, कुछ खास बजट इसमें पेश होगा। एक आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो हेल्थ सेक्टर की अगर हम खास तौर पे बात करते हैं तो 2018 से 19 में खास तौर पे अगर हम बात करें तो 52,800 करोड़ रुपए ये एक बजट रखा गया था। वहीं 2019 से 20 में इस बजट को थोड़ा सा बढ़ाया गया, यानी कि ये बजट हो गया 62,659.1। जी हाँ, और आपको बता दें कि ये सभी जो बजट है, ये जो आंकड़े हैं करोड़ों में आपको दिखा रहे हैं। 2020 से 21 में ये जो आंकड़ा है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई और 69,000 करोड़ रुपए जो बजट है वो रखा गया। इसी के साथ आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्कीम जो चालू की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री के जरिए तमाम जो स्कीम है वो तो चालू की गई, स्टार्ट की गई, लेकिन उसके जरिए कोशिश यही की गई कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखा जाए और उसके तहत तमाम जो कोशिशें यही की गई थी कि उससे जरिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जाए। लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अगर हम बात करें स्कीम के तहत 2018 से 19 में 52,954 करोड़ रुपए इस सेक्टर में दिए गए थे। वहीं 2019 से 20 में ये आंकड़ा बढ़ा, यानी कि 62,659 करोड़ रुपए दिए गए। और इसके साथ ही 2020 से 21 की अगर हम बात करें तो 65,012 करोड़ रुपए इस सेक्टर में दिए गए थे। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ते गए इस आंकड़े को बढ़ाया गया। रिसर्च पर क्या कुछ खर्च हुआ ये इस आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं। 2018 से 19 में दरअसल 1,728 करोड़ रुपए इस रिसर्च में खर्च किया गया। वहीं 2019 से 20 में 1,950 करोड़ रुपए रिसर्च में खर्च किया गया था। वहीं 2020 से 21 में इस बजट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, यानी कि 2,100 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया। जाहिर तौर पे अगली अगर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो वहां पर 2018 से 19 में 25,495 करोड़ रुपए का खर्चा आया, यानी कि एक बजट रखा गया था कि जो 25,495 करोड़ रुपए हैं वो 2018 से 19 में खर्च किए जाएंगे। वहीं 2019 से 20 की अगर हम बात करें तो 27,834 करोड़ रुपए इसके अंदर एक बजट रखा गया। 2020 से 21 में 27,039 करोड़ रुपए का ये बजट रखा गया था। यानी कि बजट यहां पर रखा जाता है। अब खास तौर पे अगर हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात करें, देखिए तमाम यहाँ पर स्कीम चलाई गई है, लेकिन सब में अलग अलग बजट रखे गए थे। ये बजट अब इस बार क्या बढ़ेगा, क्या स्वास्थ्य को और प्राथमिकता दी जाएगी, इसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले सालों में यानी कि पिछले वर्षों में किस तरह का आंकड़ा रहा, किस तरह का बजट रहा, यह हम लगातार आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की अगर हम बात करें 2018 से 19 में 668 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 2019 से 20 में 950 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। वहीं 2020 से 21 में 950 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं देखी गई थी। आयुष्मान भारत योजना जिसका जिक्र बहुत किया जाता रहा, जिसकी कहा जा सकता है कि पब्लिसिटी भी बहुत की जाती रही, उसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि 2018 से 19 में 1,998 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 2019 से 20 में 3,200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और 2020 से 21 में 6,400 करोड़ रुपए का ये बजट रखा गया। इसी के साथ आपको बता दें कि फैमिली हेल्थ केयर स्कीम ये भी एक महत्वपूर्ण स्कीम रही। दरअसल इसके अंदर 2018 से 19 में 598 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 2019 से 20 में 776 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। वहीं 2020 से 21 में 831 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर रखा गया था। तो ये महत्वपूर्ण स्कीम यहां पर रही और जिसके अंदर जाहिर तौर पे जो बजट है वो कुछ इस तरह से रखा गया। लेकिन क्योंकि अब ये कहा जा सकता है कि अब जो आम बजट पेश होने वाला है ये जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और इस आम बजट में हेल्थ सेक्टर पर किस तरह का बजट रहेगा या फिर यूं कहें कि सरकार का किस तरह का फोकस रहेगा, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जी हाँ, ये 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना लॉन्च की थी और हर भारतीय को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान कार्ड देने का प्रावधान भी इसके अंदर है। जाहिर तौर पर इसके अंदर आपको बता दें कि एक बहुत
कहा जा सकता है कि एक आईडी और फोन नंबर के आधार पर ही आपको कार्ड देने की बात कही गई थी। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो यहां पर सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी। योजना के तहत सालाना 5 लाख का इलाज का खर्च मिलता है, यानी कि 5 लाख जो रुपए हैं, माफ कीजिएगा, इसका आपको खर्च मिलता है और 5 लाख रुपए आपको मिलता है और इसके जरिए आप अपना इलाज करा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर अब बात करेंगे जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के तहत योजना से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मदद मिलती है और साथ ही JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना पर सालाना 1600 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है सरकार। और इसी के साथ दरअसल आपको बता दें कि इस जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। देश में डॉक्टरों की तादाद कितनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपको हेल्थ सेक्टर को बेहतर करना है, अगर आपको हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो डॉक्टर्स की तादाद कितनी है ये यहां पर जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल देश में डॉक्टर्स की तादाद की अगर हम बात करें, देश में 2014 तक एलोपैथी की 7,47,109 डॉक्टर्स थे। दरअसल आपको बता दें कि ये 2018 में अब तक बढ़कर जो है वो 9,23,749 हो गए हैं और 24% का इसके अंदर इजाफा हुआ है। हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में डॉक्टर्स की तादाद में और ज्यादा इजाफा होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। इसी के साथ एलोपैथी की तो हमने बात कर ली, लेकिन आयुष डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो देश में 2014 तक आयुष डॉक्टर्स 7,36,538 थे, लेकिन अब 2018 तक की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर 7,99,879 हो गए, जिसमें 9% का तकरीबन इजाफा हुआ है, जो कि ये कहा जा सकता है कि बेहद कम है और उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतर इजाफा इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 2020 से 21 में एम्स के बजट में कटौती कहां हुई, कैसे हुई, ये भी दरअसल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एम्स का बजट 3,489.96 करोड़ रुपए तय किया गया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में यह बजट हल्का सा बढ़ाया गया, यानी कि 3,599.65 करोड़ रुपए इसके अंदर इस बजट को रखा गया। ये दरअसल यहां पर हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर कितना कितना बजट रखा गया था, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया गया। चिकित्सीय शिक्षा संस्थानों पर कहां खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ। 2019 से 20 में 8,304 करोड़ रुपए खर्च हुआ और ये खर्च करने की दरअसल योजना बनाई गई थी, एक बजट रखा गया था। वहीं 2020 से 21 की अगर हम बात करें तो सरकार 7,820.33 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान सरकार ने किया था, यानी कि एक बजट रखा गया था कि इस स्कीम के तहत इस तरह से जो खर्च है वो किया जाएगा। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो आम बजट पेश होगा उसमें हेल्थ सेक्टर को सरकार कितनी प्राथमिकता देती है और कितनी तवज्जो के साथ आंकड़े को, इस बजट के आंकड़े को कितना बढ़ाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। ओवर टू यू घनश्याम। शुक्रिया नेहा तमाम जानकारियां देने के लिए और आंकड़े बताने के लिए। तो आंकड़ों के लिहाज से तो हमने आपको समझा दिया कि असल में क्या तस्वीर है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विमल वकलू, फॉर्मर CMD हैं TCIL के, उनका स्वागत है। आप वकलू साहब, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम में। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोरोना वायरस में आपने देख लिया कि हेल्थ सेक्टर पे कितना प्रेशर पड़ गया और बहुत सारी जो खामियां थी वो एक्सपोज हो गई कि कितनी उसमें लैकिंग था, तो आप उस सब को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बजट में? बजट में जी, इस यूनियन बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या करना चाहिए जो वो जो खामियां हमारी एक्सपोज हुई थी कोरोना वायरस के पेंडेमिक में वो एड्रेस हो जाए फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए, सबसे पहले तो हमको गांव जो हैं भारत के 6.5 लाख गांव हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी एक ही महामारी नहीं है और कई नई महामारियां भी गांव में फैल सकती हैं। उसके लिए गांव में हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए टेलीमेडिसिन सोसाइटी की तरफ से हमने सुझाव भी दिए थे
कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक रूरल टेलीमेडिसिन नेटवर्क होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई बीमार पड़े गांव में जी तो बिना घर से निकले उसकी चिकित्सा हो सके। उसमें ऐसा है कि गांव का ही एक लड़का लेके उसको हम पैरामेडिक के लिए ट्रेन करेंगे, जो 12वीं तक पढ़ा हो, अंग्रेजी उसको आती हो, तो उसको सारा इक्विपमेंट प्राइवेट पार्टनर देगी, जिसमें लैपटॉप होगा, 12 चैनल ईसीजी मशीन होगी और बाकी जो उपकरण है वो साथ में रहेंगे। वो बैकपैक पे जब भी कोई बीमार पड़ेगा गांव में तो उसका वो उनके टोल फ्री नंबर जो है पैरामेडिक का वो डायल करेगा और पैरामेडिक उसके घर पहुंच जाएगा। उसके बाद सारा जो कार्यक्रम है उसके घर पे ही होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये अभी भी हो नहीं पाया है। और महामारी जब फैलती है तब लोगों को की उम्मीद रखना कि वो जाके फिर शहर में आएंगे जी वकील साहब, आपने ये अच्छा एक इशू उठाया है जो टेलीमेडिसिन का। हमने इनफैक्ट मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि हमने इंडिया ने इनफैक्ट अफ्रीका कंट्रीज के साथ एक टेलीमेडिसिन का किया था। डॉक्टर कलाम जब प्रेसिडेंट थे तो जी वो मैंने ही इम्प्लीमेंट किया था जी TCL की तरफ से। हमने 48 देशों में तो क्या जी को इम्प्लीमेंट किया था पैन अफ्रीका को। जी तो क्या वजह है कि इंडिया में नहीं हो क्या वजह है कि इंडिया में नहीं हो पाएगा? हो सकता हो रहा है। कलाम साहब की मर्जी थी कि जैसे हमने अफ्रीका में किया तो देश के जो रिमोट इलाके हैं, गांव हैं, उनमें भी इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी पैन अफ्रीका को इम्प्लीमेंट किए 11-12 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम गांव को वो दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है? इस सबसे बड़ी एक सरकार के विल की बात है। अगर वो चाहें तो हो सकता है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास डॉक्टरों की काफी शॉर्टेज है देश में। जी मुश्किल से 2.5-3 लाख डॉक्टर हैं, जबकि गांव ही 6.5 लाख हैं। जी तो ऐसी स्थिति में कभी एक समय पता नहीं कब आएगा जब हर गांव में एक डॉक्टर होगा। तो एक डॉक्टर से हमको कम से कम 100, 200, 300 गांव को कवर करना पड़ेगा। वो सिर्फ टेलीमेडिसिन से हो सकता है। और मुझे लग रहा है इस बजट में भी फोकस जो होना चाहिए गवर्नमेंट का उसी पे होना चाहिए। विमल सर केंद्रीय बजट की अगर हम जो बात करते हैं तो पिछली बार का जब जिक्र होता है तो जीडीपी का हेल्थ सेक्टर के लिए महज 3.5% ही खर्च किया गया, यानी 3.5 ही रखा गया। लेकिन जो ये भी पढ़ने में आया, देखने में आया कि ब्रिक्स देशों की ही बात करें तो ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा कम हेल्थ सेक्टर पे हमारे यहाँ खर्च होता है। सर कितना होना चाहिए प्रतिशत? क्या 3.5 से जीडीपी का ये 5% अनिवार्य कर देना चाहिए इस बार? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा थोड़ा विचार थोड़ा अलग है जी। 3.5% भी अगर ढंग से खर्च किए जाएं तो काफी उसका मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है। लाइक अभी यूपी का बजट जो है कोई 15,000 करोड़ है हेल्थ पे जी साल का। और अगर हम टेलीमेडिसिन गांव में इम्प्लीमेंट करें जहां के 70% आबादी रहती है तो उस पर मुश्किल से खर्च जो होगा वो 1,000-1,500 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। तो ये इतना फर्क हमको ब्रिज करना है, क्योंकि हमारी अभी भी जो मानसिक स्थिति है वही है जो 47 में थी कि भाई ऐसा होना चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, उसके बाद वहाँ डॉक्टर लाना चाहिए, फिर बाकी लोग लाने चाहिए जी। हम अगर वो टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें हो सकता है इतना ही पैसा हमारे बजट में पूरा हो जाए। लेकिन एक विल की जरूरत है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने पिछले साल अच्छा किया कि मार्च में कोरोना के कारण टेलीमेडिसिन को एक्सेप्ट किया कि टेलीमेडिसिन और एक पॉलिसी बनाई जो कि हर डोमेन में है जी। अभी आयुर्वेदा, होम्योपैथी वगैरह में सब में आया है। तो उस कारण मुझे लगता है कि हमारा फोकस जो है बजट पे टेक्नोलॉजी पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल तरीकों से हम करेंगे पूरा पॉपुलेशन को हम कवर नहीं कर पाएंगे जी। और साथ ही हमारा खर्चा ज्यादा होता है।
जी, अभी थोड़ी देर पहले सर आपने ग्रामीण आबादी का जिक्र किया। सर ग्रामीण आबादी के हिसाब से जो प्राथमिक चिकित्सा है उसकी बजट में हिस्सेदारी कितनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि गांव में प्राथमिक चिकित्सा का ही अभाव रहता है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, बीमार होते हैं, मौतें भी होती हैं। सर इसकी हिस्सेदारी कितनी बढ़नी चाहिए? नहीं, जो आपने प्राथमिक चिकित्सा की बात की, मैं उसी की बात कर रहा था। प्राथमिक चिकित्सा वहीं से शुरू हो सकती है जबकि पैरामेडिक उसके घर जाएगा, वहां पे अगर बीमार है वो इमीडिएटली उसके पास लैपटॉप भी होगा, वो जो कॉल सेंटर है उसके साथ एक लिंक एस्टेब्लिश करेगा, कॉल सेंटर पे डॉक्टर होगा और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखेगा और इसको बोलेगा पैरामेडिक को कौन सा टेस्ट करना है जी। और जो दवाई है वो भी लिख के देगा और दवाई भी पेशेंट को गांव में, जिस भी गांव में हो, वो उसको रिमोट से मिल सकती है। मतलब जो अभी इतनी सर्विसेज है केमिस्ट, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ई फार्मेसी के जरिए वो उसके घर पे पहुंच सकती है दवाई। और अगर डॉक्टर को लगता है कि वो उसको समझ नहीं आ रही है बीमारी, तो वो जो स्पेशलिस्ट है उसको भी लाइन पे ले सकता है। तो जब प्राथमिक चिकित्सा से उसको सेकेंडरी चिकित्सा पे भी पहुंच गया, और अगर दोनों मिलके उनको लगता है कि ये पेशेंट सीरियस है तो उनको जीपीएस लोकेशन उसकी पता है पेशेंट की, ये पैरामेडिक की, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेज सकते हैं जहां से भी है, और वहां फिर आगे जो आयुष्मान भारत का सेवा है वो आरंभ होगी। तो इसलिए हम वक्तू साहब आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें दो चीज़ें, एक तो अवेयरनेस की बात होती है। अब अगर आप गांव में वैसे ही खौफ रहता है, अब अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो देखिए कितना खौफ है कि वैक्सीन ठीक है, इससे क्या साइड इफेक्ट होगा। तो एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से अगर ऐसे एडहॉक वे में वो किया जाएगा तो उसका कोई असर होगा नहीं। एक मैं भी प्लान प्रोग्राम के हिसाब से करना नहीं होगी, प्लान प्रोग्राम के हिसाब से होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल प्लान होना चाहिए, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही पहला इनिशिएटिव ले सकता है कि भाई अब ये तरीका है। जैसे वैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइव जारी किया है और पूरे देश में सबको अवेयरनेस हो गई है कि भाई ये वैक्सीन जरूरी है और कैसे इसको कार्यान्वित करना है, ये सब अवेयरनेस जनरेट हो गई है। तो पब्लिक मीडिया जो है, जो मास मीडिया है, उससे काफी लोगों में, गांव वाले लोग इतने अनपढ़ नहीं है, वो भी समझदार हैं काफी, उनको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। और साथ में ये भी जरूरी है कि हम उन तक पूरा वहां गांव तक पहुंच पाएं, उनको उम्मीद न रखें कि वो शहर में आएंगे। क्योंकि वक्तू साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना फोबिया क्रिएट किया जाता है बार बार। एक हमने एक आई थिंक यूनिसेफ एक मिजल्स प्रोग्राम चला रहे थे हरियाणा के मेवात वगैरह में, वहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे वायलेंस भी हो गई कि वो इम्पोर्टेंस ही करेंगे। मतलब वो जो खौफ जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, इसलिए इस इश्यू पे फ्लैग कर रहा हूँ, क्योंकि गाँव में ये ऐसे फोबिया ज्यादा क्रिएट किया जाता है। तो उसमें आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर पाएगी या कोई एनजीओ वगैरह को, संस्था को साथ में ले जाना पड़ेगा? नहीं, इसमें डेफिनेटली एनजीओ का भी अच्छा रोल रह सकता है, जिनका के ऑलरेडी लोगों के साथ रेपो है, जो लोग जिनको मानते हैं, वे लोग अगर आगे आए तो उससे गवर्नमेंट को भी मदद मिलेगी उन तक भी ढंग से पहुंचने की। और एक हमारी लैकिंग रहा है कि जैसे हम एम्स की, हम जैसे आपने बोला कि पूरा जो अर्बन जो हेल्थ केयर है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ विलेजेस, जो गाँव से आते हैं। बिल्कुल पड़ता है प्रेशर, और ठीक से हो नहीं पाता। तो जो ये मतलब बहुत सालों से बात हो रही है कि एम्स लाइक जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए स्टेट्स में, वो भी हो नहीं पा रहा। बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी उस पर प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है। कई जगह बन रहे हैं या बन गए हैं, तो उस पर क्या समझते हैं आप, क्यों कैसा ऐसा क्यों है? मतलब पिछले 5-6 साल से आपने देखा होगा कि देश में कई एम्स टाइप के इंस्टीट्यूट जो हैं बने हैं, बन भी रहे हैं। लाइक भोपाल में है, कई जगह पे है। तो
जी, ऐसा अब नहीं बन है रहे, कि- अब बन रहे। पहले तो बहुत जी। इस पे इनफैक्ट हाँ। मुझे याद है 2002 में इनफैक्ट प्रपोजल फ्लोट किया गया था वाजपेयी जी। गवर्नमेंट में कि एम्स इंस्टीट्यूट होने चाहिए एवरी स्टेट हेडक्वार्टर में। तो फिर भी इसमें क्यों लग रहा है आपको कि इतनी देर हुई? एक्चुअली वही मतलब एक जो निश्चय की कमी रहती है। अगर एक बार हमने निश्चय कर लिया कि ऐसा करना है, और जो लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज या बजट पैसे या बजट की वजह से नहीं हो पाता, वो मैं नहीं मानता। जी। जब आप एक निश्चय कर लेते हैं तो तरीका निकल आता है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हो सकता था। गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, लोगों को इतने बड़े बड़े अस्पतालों को इतनी जमीनें दी हैं, तो कोई कारण नहीं है कि एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। तो उसमें प्राइवेट एंटरप्राइज भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट को कॉन्स्ट्रेंट है बजट जी। की, तो उनको कुछ इंसेंटिव्स देने हैं। और मगर चेक बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि हम सारा प्राइवेट पे छोड़ दें। तब तो हमने भी ये देखा है कि क्या क्या परेशानियां लोगों को होती हैं अगर पूरा उनको उसी के सहारे छोड़ दिया जाए। सर, संक्रामक रोगों को लेकर आपकी क्या राय है सर? क्योंकि पिछले बजट का आंकड़ा मेरे पास है, तो संक्रामक रोगों के प्रति जो आवंटन हुआ पिछली बार सर, वो 5003 करोड़ से घटा के 4459.35 करोड़ कर दिया गया। वहीं नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि सभी बीमारियों में से जो संक्रामक बीमारियां हैं, ये जो रोग हैं, भारतीयों को सबसे ज्यादा होते हैं। तो सर, इस तरह के सेक्टर में, इस तरह के क्षेत्र में क्या वाकई बजट बढ़ाने की जरूरत आपको महसूस होती है जब हम संक्रामक रोगों की बात करते हैं? नहीं, वो आपका ठीक कहना है कि बजट कम तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि भारत में संक्रामक रोग काफी ज्यादा है जी। लेकिन हमारा थोड़ा अप्रोच भी बदल जाना चाहिए। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश की जो एक धरोहर है अपना आयुर्वेद, जी। आयुर्वेद जो है, चाहे किसी प्रकार का भी रोग है संक्रामक को लेकर भी एक सशक्त एक मेडिसिन का सिस्टम है और हमें उससे आगे सशक्त करना चाहिए। और वो इस बजट के अंदर भी आ सकता है। वो एक बहुत जरूरी चीज है। मैं ये मानता हूं कि देश में रिसोर्सेज की कमी है, हमारी आबादी ज्यादा है जी। लेकिन अगर हम अपने जो पुरानी धरोहर है उन पे भी थोड़ा ध्यान दें तो हम जो ये संक्रामक रोग है इन पे भी, क्योंकि बेसिकली इम्यूनिटी अंदर डेवलप होनी चाहिए हमारे यहाँ, बिल्कुल। और उसके लिए आयुर्वेद एकदम सक्षम है। तो और सर, लोगों में वो अवेयरनेस जी। होनी चाहिए कि भाई अगर लोगों में इम्यूनिटी है तो वैसे ही खर्चा जो बजट का है वो कम हो जाएगा। तो सर, और कोविड को इतने नजदीक से हमने देखा है, झेल ही रहे हैं सर, अभी भी झेल रहे हैं। वैक्सीन हालांकि आ गई है। पिछली बार 69,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए मिले सर बजट में। इस बार क्या लगता है सर, ये जो आवंटन क्षेत्र है, जो पैसे मिले, वो बढ़ने चाहिए क्या? और अगर बढ़ेंगे तो कम से कम कितने बढ़ने चाहिए सर? 69,000 करोड़ से ये आंकड़ा कितना आगे जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस बार तो कोविड का काफी बजट पे इम्पैक्ट रहेगा हर चीज में। जी। वैक्सीनेशन में ही अगर वैक्सीनेशन इतनी जो आबादी हमारी एक जी। स्तर से नीचे है उनके लिए तो ये फ्री होगा और उसका भी बजट पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। हो सकता है कि इस बार इतना और बजट जो बाकी चीजों में वो बढ़ ना पाए, लेकिन आगे तो बढ़ना ही चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये बजट बढ़ना चाहिए। और बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, किस तरह की उम्मीदें हैं आप? कैसा हो बजट 2021 और 22, इसी की हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और हमारी ये विशेष सीरीज आप रोज देख रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की उम्मीदें लोगों को हैं, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए और किन क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बेहद सख्त काम करने की जरूरत है। हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं पूर्व आईएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता जी और एक और पूर्व आईएएस अधिकारी देवदत्त जी। तो हम बात करेंगे अब इनसे। मधुकर जी, मैं आपसे पहले पूछूंगा, जैसे कोरोना वायरस में, जैसे हम हेल्थ सेक्टर की हमेशा बात करते रहते हैं कि नेग्लेक्टेड है या उसको इतना तवज्जो नहीं दिया गया है, सालों साल ये बात होती रही है। लेकिन जब कोरोना वायरस ने स्ट्राइक किया, अनप्रेसिडेंटेड था, अचानक हुआ,
तो सारी जो खामियां थी, जो वीकनेसेस थी हेल्थ सेक्टर में, वो एक्सपोज हो गई। तो आप क्या कैसे देखते हैं इसको? हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आते हैं बनिस्बत जैसे एजुकेशन सेक्टर है। अगर आप उसमें कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो 20 से 25 साल लग जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तुरंत रिजल्ट्स आते हैं, और जैसे ही हेल्थ सेक्टर को चैलेंज किया जाता है तो खामियां भी कुछ ही दिनों में सामने उभर के आ जाती हैं। तो यही हुआ कोरोना में भी। बेसिकली आप देखेंगे कि इश्यूज जो हैं वो हेल्थ मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा जुड़े हैं। अब जैसे ही कोरोना हुआ, सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जो स्टिग्मेटाइज करने वाली बात थी कि किसी को कोरोना हो गया तो कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता, उसको पराया बना दिया। उसको पराया बना दिया। मतलब लोग पत्थर मारने लग जाते थे, उसको उनकी बॉडी को दफनाया नहीं गया या जलाने नहीं दिया गया पहले। तो वो जो है, क्योंकि जानकारी कम थी तो उनसे छुआछूत की तरह जो भेदभाव किया गया। दूसरी बात यह है कि लोग जाएं कहाँ। मान लो मुझे लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है, ज़्यादातर लोगों को यही समस्या आ रही थी कि जाएं, किसको कांटेक्ट करें, जाएं कहाँ पे, किस अस्पताल में जाएं, चेक कराना है तो कहाँ चेक कराएं। तो उसमें काफ़ी जो समय लग गया, उसमें विलम्ब हुआ। चौथी बात ये थी, आपने पहले भी देखा होगा कि जैसे ही इस तरह की आपदा आती है तो कुछ के लिए उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। बहुत सारे अस्पतालों ने 10,000 से लेके 4 लाख तक पर डे कमरे का चार्ज लिया। अब जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ थी वो इंसिस्ट करती थी कि जैसे ही आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोरोना है, आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए। अब सरकारी सिस्टम में जो मधुकर जी, बात यही आती है कि सपोज प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंटों को इसलिए जाना पड़ा कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं था। नहीं, देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह के सैलाब के लिए रेडी नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में। उसमें जैसे यूके का उदाहरण दूँ, एक लड़की ने, एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया कि मुझे कोरोना लग रहा है, तो उन्होंने कहा, हॉस्पिटल ने कहा कि आप अपने घर में रहिए, अगर कोई विशेष समस्या आए तो हमें कांटेक्ट करिए। तो हमने यहाँ पे ये इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपने घर में रहिए, अगर आपको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है अस्पताल तभी आइए। तो अस्पतालों के लिए इंसिस्ट करने के कारण हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो चोक हो गए। तो जिसको नहीं भी अस्पताल जाना था वो भी अस्पताल में भर्ती हो गया। कई लोगों के काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट हुआ, वी कैन से। काफ़ी मिसमैनेजमेंट। तो देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ये मिसमैनेजमेंट जी मधुकर जी अभी कह रहे थे कोरोना के टाइम पे हुआ, तो ये सब देखते हुए जो एक्सपीरियंस हुई है, तो अब बजट आ रहा है, तो बजट में हम आप क्या देखना चाहेंगे कि ये सब जो खामियां थी इसको एड्रेस किया जाए? देवदत्त जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी आ रही है। तो मेरा सवाल आप सुन पाए क्या? जी फिर से रिपीट करिए। तो मैं ये सवाल कह रहा था कि जैसे मधुकर जी अभी कह रहे थे कि खामियां जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसमें जो खामियां थी या स्ट्रेस था, जो मिसमैनेजमेंट हुआ कोरोना के टाइम पे, तो वो जो एक्सपोज हो गए सारी चीज़ें, जो वीकनेसेस, अभी जब बजट आ रहा है तो बजट में आप क्या देखना चाहेंगे कि ये जो खामियां हैं, जो वीकनेसेस है हेल्थ सेक्टर में, वो एड्रेस इन द लॉन्ग टर्म हो? मधुकर जी ने जो कहा है, मैं उस बात से अभी कोरोना काल में जो गरीब तबका था या जो मिडिल सेक्टर था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके ऊपर के भगवान के ऊपर भरोसा करें जी। और क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल क्षेत्र में इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम अपने उस पॉपुलेशन को कैटर कर पाते, और रिच पीपल अमाउंट जो हॉस्पिटल बनते थे, लेकिन जो हमारा सेगमेंट है या लोअर सेगमेंट है, मतलब कोई नहीं थी, और ऑक्सीजन की भी कमी, डॉक्टर्स का ये हुआ में लोग ही नहीं था कि हम क्या है। ये इस तरह की डिसीज थी जी, जिसके बारे में
बहुत ज्यादा इसका आइडिया नहीं था। लेकिन देवदत्त जी, कम्युनिकेबल लेकिन देवदत्त जी, ये तो मान लिया चलो कोरोना वायरस एकदम से एक्सीडेंटली आ गया और स्ट्राइक किया कि हम तैयार नहीं थे, बट जनरली जब देखा जाए कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। एक ही एम्स है, उसी पे पूरा प्रेशर है, पूरा देश के पेशेंट यहीं आते हैं। यहाँ अगर दिल्ली में भी इतने सारे हॉस्पिटल नहीं है जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट तो बहुत है, तो इतने सालों से इस एरिया को देखा नहीं गया, सिर्फ नी जर्क रिएक्शन होती है हमेशा। आप नहीं मानते? आप तो सरकार में रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि हमारे मेडिकल क्षेत्र करना बाकी है। पूरे के देश भर के लोग दिल्ली में आने की कोशिश करते हैं। वो इतना है कि इसके ऊपर मतलब लोगों को ओपीडी में मिलता है और एडमिशन की बात है मिलता ही नहीं, जब तक कि कोई बहुत उसे पूछने लगती हो। इसलिए आवश्यक है से कम हर इस उचित होगा कि करना चाहिए कि हर मंडल एक एम्स हॉस्पिटल जरूर बनवाएं और इसमें प्रोविजंस होना आवश्यक। अभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ उसको भी देखना होगा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए इंस्टीट्यूट्स स्वास्थ्य हमारे, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सफाई हो सके। जी मधुकर जी, मैं आपके पास आऊँगा। जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने एम्स की बात की। अब इतने सालों से हमारे पास एक ही एम्स था। अब ये 2002 या 3 में गवर्नमेंट वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था कि हर स्टेट कैपिटल में एक एम्स होना चाहिए, एम्स लाइक। बट इतने साल क्यों लगे? इतना मतलब एम्स जैसे सारा प्रेशर सारा आता है एम्स पे। अब यहाँ पे अगर क्रिटिकल पेशेंट भी कोई है, 6-6 महीने तक उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो ऐसे क्या देख सकते, मतलब बहुत बुरा हाल है हेल्थ सेक्टर का, नहीं मानते आप? आपने बहुत वाजिब बात उठाई है। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं, एम्स को भी अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो एम्स वो नहीं है जो एम्स पहले था। कई डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये फील करते हैं कि एम्स दूसरे हॉस्पिटल्स की तरह शेल हॉस्पिटल बन चुका है, क्योंकि वहाँ इतने पेशेंट्स होते हैं ना, देखे ना, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जिसके लिए माना जाता है, कारण जो क्योंकि भी ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। यस, इट हैज बिकम लाइक ए जनरल हॉस्पिटल। दूसरी बात, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको अपग्रेड करके एम्स का दर्जा दिया जा सकता था। उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक अलग रास्ता है, परंतु एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को एम्स का दर्जा दिया जा सकता था, उनको अपग्रेड किया जा सकता था। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, आपने देखा होगा, शायद मैं समझता हूँ कुछ विश्लेषण की आवश्यकता है कि जो लोग हेल्थ मैनेजमेंट में जिनको मसरूफ़ रहना चाहिए था, वो खरीद फरोख्त में लग गए। उनका समय जो था, कहाँ से कोरोना किट्स आए, कहाँ से पीपी किट्स आए, सारा देश और देश में जितने भी हेल्थ मैनेजमेंट के लोग थे उसी में लगे। और जो वेंडर्स थे, दे सॉ इट एज अ बिग अपॉर्चुनिटी। मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि साहब हम कहाँ सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ध्यान देने की है कि हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड HLL एकमात्र एजेंसी थी जिसको खरीदने का जिम्मा दिया गया भारत सरकार द्वारा जी। तो क्यों ना और इदारे जो थे उनको भी मुकर्रर किया जाता कि वो भी खरीद पाते। हाँ, डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, डिसेंट्रलाइज होर्डिंग नहीं होती है, तो उसमें बड़ी दिक्कतें आई, तो समय बहुत नष्ट हुआ उसमें। तो बहुत सारे इश्यूज उठे हैं हेल्थ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब ऐसा तो नहीं है कि आइसोलेटेड एग्जांपल है, कोरोना की तरह और भी इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में। तो मैं समझता हूं जो आपने सवाल उठाया है बहुत ही अहम सवाल है। आगे के लिए हम क्या तैयारी करना चाहेंगे, और ताकि इस तरह, अच्छा, छोटे छोटे एपिडेमिक्स तो फैलते ही रहते हैं जी, कोरोना जैसी या बाकी क्रिटिकल जो डिजीजेस हैं वो तो होती ही रहती है, उसके लिए भी पूरा इलाज कहाँ मिलता है लोगों को? बिल्कुल है। दे हैव टू गो टू, उनको लाखों रुपए उनको
देने पड़ते हैं ठीक प्राइवेट है। इस हॉस्पिटल बीच में। हमारे साथ कुछ जी। और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीके मोंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया IMA से। सर स्वागत है आपका। विमल वाकलू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोंगा, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर हालांकि एक चर्चा का एक हिस्सा हम कर चुके हैं, लेकिन सर बात जब हम स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षताओं की बात करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो सर वहां पे कितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए और इंप्रूवमेंट के लिए बजट में कितनी बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय को कुछ ऐसे खास प्रोग्राम डिजाइन करने चाहिए जिसके जरिए इन कैपेबिलिटी को, इन दक्षताओं को डॉक्टर्स की इंप्रूव किया जा सके? सर इसके प्रति ध्यान देने की जरूरत है इस बजट में। इंसान जी, बेसिकली सबसे पहले तो हम रूट कॉज को देखें। मैं अभी सुन रहा था मधुकर जी बोल रहे थे जी। अब बेसिक इशू क्या है, हम अपनी GDP का 1.1% हेल्थ पे देते हैं और जबकि अधिकतर देशों में एवरेज जो पड़ती है 5% से ज्यादा। ठीक बात है। हम 1.1% देकर मुझे लगता है कि कोरोना ने हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज किया है जी। कि हम क्या थे और क्या होना चाहिए। उसके अंदर सप्लाईज की बात करनी, मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखिए कि हम पब्लिक हेल्थ के अंदर अपना अगर एक गोल लेके चलते हैं कि हमने अपनी मोर्टेलिटी रेट इतना कम करना है, मेंटेनेंस सिस्टम इतना इम्प्रूव करना है, गांव के अंदर जाने या डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, तो सिर्फ हवा में ख्याली पुलाव बनाने से ये काम नहीं चल सकता जी। अब काम करना पड़ेगा जमीन पर। हाँ। अभी तक तो हम हवा में चल रहे थे कि हम बहुत बढ़िया हैं जी, हमारे डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज होने का मतलब ये नहीं कि हमारा सिस्टम बदल गया। ठीक बात है। हमें जमीन पर काम करना पड़ेगा। जमीन पर काम करने के लिए पैसा चाहिए और इन द लास्ट 50 ईयर हर सरकार ने यही किया कि 1% बढ़ा दिया, 2% कम कर दिया। ये नहीं चलेगा। हमको सीरियसली एक पूरा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। कोविड के अंदर क्या हो रहा था कि जो मान लो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या जो सोसाइटीज है जो एक अथॉरिटी रखती हैं, उनको आपने निगलेक्ट किया। ब्यूरोक्रेट्स अपने अपने सिस्टम से अपने अपने जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर कर देता था, कहीं पर कलेक्टर अपना ऑर्डर कर देता था। एक समन्वय नहीं था, एक सिस्टम नहीं था। और मे बी वी वर कॉट अनअवेयर वाली बात है कि एकदम सिस्टम हमारा जो चरमरा गया जी। ये दिल्ली के अंदर अगर आप बात करें, दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेस थे, अगर ये सेकंड फेज आ जाती तो दिल्ली डूब जाती, बहुत बुरा हाल होने वाला था। हमने कुछ भी मतलब बेस नहीं बनाया। ठीक कह रहे हैं। पूरे सिस्टम के अंदर हमें जबकि पहला बेस बनाना चाहिए जी। अब हम नंबर ऑफ कोविड केसेस की बात कर रहे हैं, कहाँ पर टेस्ट हुए, कौन से जिले के अंदर कौन से छोटी जगह पर टेस्ट हो रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन चलो भगवान ने हमारे को बचाया, लेकिन हमेशा आपको डॉक्टर मोंगा आपको रोक रहा हूं सर, एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से आप जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इस मैनेजमेंट में सर PPP मॉडल के जरिए जो अस्पतालों को, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो मेडिकल कॉलेजेस से जोड़ने की कोशिश है, वो सर कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? उस कोशिश की ओर कितना ध्यान रखना चाहिए सर? शॉर्ट में बताइएगा, ब्रेक पे जाऊंगा फिर। PPP मॉडल तो बहुत बढ़िया मॉडल था। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, हमारे पास मधुबनी के अंदर केवल एक लैब थी देश के अंदर जो काम कर रही थी, पुणे वाली, जो वायरोलॉजी की लैब थी, वायरस को टेस्ट कर रही थी। उसको कन्वर्ट करने के लिए NABL लैब्स को, प्राइवेट लैब्स को एम्पावर करने के लिए 1 महीना लगा दिया सरकार ने जी। तो ये ऐसे करके काम नहीं चलने वाला। वी शुड हैव ए परमानेंट PPP मॉडल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, बहुत ड्यूरेबल काम है, लेकिन सरकार ने कभी भी प्राइवेट सेक्टर को इतने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि हम उनके साथ, हमें आई डोंट नो उनके दिमाग के अंदर क्या इच्छाएं हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं कि प्राइवेट सेक्टर उनके साथ काम नहीं कर पाएगा या वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये सबसे बड़ा इश्यू कोविड के अंदर। ठीक है, तो कुछ बातें कहने में जितनी सुगम लगती हैं, वो धरातल पर उतरते उतरते उतनी ही सिफर हो जाती हैं। सर आप मेरे साथ रहिए, सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बजट 2021-22 की हम बात कर रहे हैं, ये उम्मीदों का बजट है और ये उम्मीदें हेल्थ सेक्टर में कितनी लगा के बैठा है आम आदमी, चर्चा इसी पे है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2021-22। कैसा हो बजट? उम्मीदों भरा बजट। ये उम्मीदें कौन कौन सी हैं जो आम जन ने लगाई है, और हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में असल में कौन सी उम्मीदें हैं जिनको पूरा होना ही चाहिए, जिसमें किसी तरह की कोताही हम नहीं बरत सकते। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को कितना रोल है और पब्लिक सेक्टर में कितना स्ट्रेस है। वकलू साहब कुछ कहना चाहते थे, मैं देख रहा था ब्रेक में जाने से पहले। वकलू साहब आप कुछ कह रहे हैं? मेरा ये कहना था कि मधुकर जी ने बताया कि कोरोना काल में कैसे कैसे कुछ जो अनइथिकल प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्होंने कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जी। अब ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, आई मीन कुछ लोग तो उसको सहन कर सकते हैं, कुछ लोग तो उस चक्कर में अपना घर बेचना पड़ा होगा। 4-4 लाख रुपया दे के 4-4 लाख नहीं सर, कई लाख तो 30-30 लाख रुपए खर्च किए लोगों ने। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 लाख जो बता रहे थे कि वो किराए ले रहे थे एक रात का जी, तो वो मतलब ऐसा कई केसेस हुए हैं जहाँ पे काफी एक्सप्लॉइटेशन हुई है। तो ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है दैट शुड बी इन प्लेस, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक सबको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिससे कि ऐसे लोगों पे अंकुश रखा जा सके, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी जो हमारा रूरल वाला मैंने मॉडल आपको बताया था, उसमें एक खास चीज हमने रखी थी। आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत 5-5 लाख रुपया लोगों को सैंक्शन हुआ, तो कई जगह पे जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो फिशिंग एक्सपेडिशन पे निकल गए। उन्होंने मतलब लोगों को मतलब जुकाम खांसी है तो उठा के अस्पताल में भर्ती कर दिया, उनके 5 लाख रुपया पूरा हुआ है तो निकाल दिया। आप सही बात कह रहे हैं। मिसयूज तो होता ही है, गड़बड़ियां होती है हर जी। देवदत्त जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे हम अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रोल जो उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया ये सिचुएशन को, तो मैं ये मानता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इतना जो विस्तार मिला है एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ओवर द डिकेड्स जो सरकारों ने उसको अंडरमाइन किया प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर में, इसीलिए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया और पब्लिक सेक्टर को कम बढ़ावा दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? पब्लिक सेक्टर की अलग इम्पोर्टेंस है। हम लोगों को आइडियली तो ये होगा कि जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जितने लगता है हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। मधुकर जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा कि हमने ओवर द डिकेड्स पब्लिक सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर को उसको अंडरमाइन किया, उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया, छूट दे दी, और अब ये हालत हमको देखनी पड़ी जैसे कोरोना वायरस में देखी कि कितनी लूट हो गई। देखो इसमें जो ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, दे हैव टू सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैं इसको आपको कंपैरिजन, सॉरी आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन से, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर वहाँ पे इतना स्ट्रांग है कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। मैं जब लोगों को बात करता हूँ यूएस वगैरह में, मतलब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल इतने बढ़िया है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह है, और इसलिए उनको प्राइवेट सेक्टर में पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हेल्थ केयर जो उनकी इंश्योरेंस है या प्रोटेक्शन है सरकार देती है, स्टेट दे देती है, तो उसमें वो सारा कवर होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो? देखिए इसमें भी कंट्री टू कंट्री बहुत वेरिएशंस हैं। जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया, देयर आर सम शाइनिंग एग्जांपल्स, जैसे इजराइल, साउथ कोरिया, जर्मनी। आप आंकड़े देखिए, छोटी कंट्री में ताइवान बोलता हूँ, ताइवान हमारे मुल्क में केरल देखिए, केरला में डॉक्टर्स वही हैं, पैरामेडिक्स वही है, मोटा मोटी जो फ्रेमवर्क है हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का वो वही है। इसमें देखिए क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। दूसरा, सरकार जो है ये क्यों नहीं सुनिश्चित करती है कि गरीब आदमी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्सेस कर सकता है, उसके ट्रीटमेंट को सरकार सब्सिडाइज करे। स्पेशली इन आपदाओं में अगर ये घोषणा की जाती है कि अमुक हॉस्पिटल जहाँ, सर मैं आपको यहाँ रोकना, सब्सिडाइज तो है, फ्री ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ एक्सेस नहीं है। मतलब पेशेंट्स को, अगर एम्स की बात करें या सफदरजंग की बात करें, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, पेशेंट्स को हफ्तों महीनों वेट करना पड़ता है इलाज के लिए। तो ये सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया जाए? देखो इसमें जैसे कोरोना की बात करें, क्या हमारे पास हेल्पलाइन थी सारे स्टेट्स में या दिल्ली में जिस पे हम बात कर सकते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है? हमने कोऑर्डिनेशन कहाँ
करने की सुविधा प्रदान की आम नागरिक को। मेरे पास एक फोन आता है और वो लेडी कहती है कि साहब मेरे हस्बैंड जो है रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं और उनको जो एनडीएमसी की टीम है वो कह रही है कि आप भर्ती हो जाइए। और भर्ती अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिनिमम 10,000 रुपये पर नाइट। तो मैंने कहा, जब बात की मैंने एनडीएमसी के उन अधिकारी से, बोले साहब इसका रास्ता तो एक ही है कि होम क्वारंटीन कर दें। तो मैंने कहा भैया कर दीजिए, क्यों वेट कर रहे हो आप, उनको क्यों बार बार फोन करके। बट मधुकर जी मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। मैं पर्टिकुलरली कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल जैसे अगर किसी को कैंसर है, किसी को और कुछ बीमारी है, तो उन लोगों को जो नॉर्मल जो मतलब क्रिटिकल केयर जो या बाकी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बीमारियाँ होती रहती है उनको भी वेट करना पड़ता है बिकॉज पब्लिक सेक्टर में इतने रिसोर्सेज नहीं है। मे भी मोंगा साहब मैं आपसे पूछूंगा कि ये पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया गया, इसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर मतलब इतना लूटपाट कर रहा है, मचाया है, हर सेक्टर इतना खर्चा करना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अजय जी, मैं पहली बात तो आपके लूटमार के जो है ना उसको प्रोटेक्शन को भी निगलेक्ट करना चाहता हूँ जी। सरकार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा कहती रही है कि जो मेन प्रोसीजर्स हैं या बेड के जो चार्जेस हैं उनकी कॉस्टिंग करनी चाहिए। जो कॉस्टिंग की हमने बात करी, आप कहना बड़ा आसान है कि पुलिसिंग हो रही है, मैं कहता हूँ हो सकता है 2-4 हॉस्पिटल कर रहे हैं। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल सरकार ने सिस्टम नहीं बनाया। सर मैं एक मिनट यहाँ पे आपको रोकूंगा। एक हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके रेट लिस्ट में 75 लाख रुपीस तक वो पैकेज था, 75 लाख कोरोना टाइम में। आप तो कह रहा हूँ ये क्या मानते हैं, फ्रीसिंग नहीं है, ये लूटपाट नहीं है ये? गवर्नमेंट को चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कॉस्टिंग करे ना जी, एक पूरी की पूरी ईमानदारी से एम्स के अंदर पर बेड कितनी कॉस्टिंग आती है या एक गॉल ब्लैडर सर्जरी का कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए शहर के अंदर, गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गवर्नमेंट इससे हमेशा से पीछे भागती रही है। नंबर दो इशू क्या है, बेसिकली आयुष्मान भारत की भी स्कीम की गई, बात करी गई, दूसरी भी बात करी गई। देखो 100% ईमानदार तो संसार में कोई नहीं बना, लेकिन अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं इतना रुपया इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ये खर्चा है और आपको सूट करता है तो आप देइए, नहीं सूट करता तो मत देइए। नहीं ये भी तो इश्यू है ना ये। और जहां तक प्राइवेट और पब्लिक की आपने बात करी, सर क्या होता है एक इंसान को अजय जी एक मिनट, अजय जी आपने 10 एम्स खो दिए और 10 एम्स के अंदर फैकल्टी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, दवाइयां नहीं है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। तो मैं वहीं पर ही आ रहा था, तीसरा इशू मेरा यही था। तो ये कहीं ना कहीं बजट की कमी है, मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति की भी कमी है। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नेग्लेक्ट किया गया इस सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को। हाँ बिल्कुल ठीक है कि हम एम्स के नाम पे खोलना चाहते हैं लेकिन उनको बढ़ावा नहीं देना चाहते, वहां पर उस लेवल की फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाहते। ये सारे इश्यूज जो हैं एक कम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिक अप्रोच के साथ होंगे जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात हो, एक ऐसा बड़ा फार्मूला बने, एक इसमें सहयोग की बात हो, ना कि कंपटीशन की बात हो। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर आप बिना कॉस्टिंग के कहो जी आप 2,000 रुपए करोगे तो हम प्राइवेट सेक्टर को किल भी तो कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ही तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी डेवलपमेंट ठीक है। तो आपका कहना है सिर्फ खोलने भर से काम नहीं चलेगा, उसको प्रोत्साहित भी किया जाए। डॉक्टर वाकलू साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले गुप्ता जी को जोड़ना चाह रहे। गुप्ता जी जोड़िए, फिर आगे बढ़ना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान में सरकारी सिस्टम में जो डॉक्टर्स हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, और यहाँ पे एम्स में जो स्पेशलिस्ट हैं आई थिंक दे कैन कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। केवल एम्स में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं सारे कंट्री में, सरकारी हॉस्पिटल्स जी, उनको हम प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं करते हैं। अब राजस्थान का जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन राजस्थान, प्राइवेट डॉक्टर्स सेटिस्फाइड हैं बिकॉज दे आर एबल टू अर्न इनफ। और जो पेशेंट पे कर ही नहीं सकता, ऑब्वियसली डॉक्टर को भी पता है कि इससे फीस मांगने से फायदा नहीं है, उसको अस्पताल में देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है सरकारी सिस्टम में, जहां हम बट यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये देखा गया कई जगह ये प्रैक्टिस किया गया था। आई थिंक जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको अलाउ किया जाए प्राइवेट प्रैक्टिस, बट क्या होता है कि वो सरकारी डॉक्टर पेशेंट देखता है फिर बोलता है कि क्लिनिक पे आ जाना, सारा इलाज वहाँ पे करूंगा।
तो वो एक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। नहीं, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वहाँ पे डॉक्टर, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वो टोकनिज्म होता है, बाकी इलाज तो प्राइवेट में ही होता है पैसे देके। देखो उसमें थोड़ा सा अगर हम केयरफुल रहें, डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि भाई ये पैसा नहीं दे सकता है फला पेशेंट जो वाकई में गरीब है। अब इतने आइडियलिज्म सर हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इतना तो फिर भी देखो एक्सपेक्ट कर लेते तो फिर ठीक है। बट मैं तो ओवरऑल इनफैक्ट बात हमारी जो हो रही थी, ओवरऑल जो सरकार का जो रोल है, जो सोशल सेक्टर, हेल्थ केयर है या एजुकेशन है, बाकी चीजें हैं, उसमें सरकारें ओवर द डिकेड्स, मैं पर्टिकुलर कोई सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, शुरू से ही नेग्लेक्ट किया गया, प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया गया। दैट मेरा वो इनका फोकस है डिबेट का। और इन तमाम चीजों के साथ बजट में असल में क्या कुछ हो ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विमल वाकलू साहब भी हैं। विमल जी, असल में फिट इंडिया मूवमेंट हो, टीबी हारेगा देश जीतेगा, तर इस तरह के मोमेंट्स को चलाने की कितनी जरूरत है, और क्या वाकई इस तरह के मोमेंट रियल लाइफ में धरातल पर एग्जिस्ट कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो बजट कितना हो इनके लिए? ऐसा है कि नॉर्मली अवेयरनेस जनरेट करने के लिए लोगों में ऐसी कैंपेन्स काफी बार मदद करती हैं, क्योंकि बाकी देशों में भी देखा गया है कि जब जैसा कि आप शुरू में बोल रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से कई जगह पे पोलियो का जी कई देशों में पोलियो के इतने पेशेंट्स हैं क्योंकि एक वही गलत धारणा फैल गई और उसके कारण फिर लोग आगे नहीं आते हैं। तो ऐसी कैंपेन जो है बहुत जरूरी हो जाती है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस वो पैदा हो कि भाई हाँ ये जरूरी है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। और साथ में जब वो तस्वीरें देखते हैं मीडिया पे कि कैसे कैसे बच्चों को परेशानी हो रही है, तो लोग फिर आगे आते हैं ये सारी ट्रीटमेंट लेने के लिए। और ये ऐसे जो आप कह रहे हैं इस तरह के मोमेंट चलाए जाने जरूरी है सर। लेकिन इसी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करूं तो पिछले बजट में 156 करोड़ से इसको 29 करोड़ कर दिया गया। क्या सर इतना ही नाकाफी है? क्या इतनी ही इसकी जरूरत नहीं है, या आप कोविड के बाद लगता है कि इस तरह की बीमा योजनाओं की अब जरूरत पड़ेगी, इसके लिए फंड ज्यादा से ज्यादा बजट में रिलीज करना पड़ेगा? बीमा योजना मुझे लगता है कि बीमा योजना बढ़ा देनी चाहिए, और खास करके ऐसे वर्गों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपना हमारा जो स्वास्थ्य का खर्चा। तो सर आखिरी बजट में सबसे बड़ी कमी सर इसी में की थी सर, 156 करोड़ से 29 करोड़। तो इस बार आप मान रहे हैं कि ये पैमाना बढ़ेगा बजट में? सर बढ़ना चाहिए। और साथ में एक चीज और कहना चाह रहा हूं, जो पहले बात हो रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने खर्चे पे नहीं चल रहे हैं। सरकार ने उनको जमीन दी है शहरों में, बिल्कुल, जिनका की कीमत हजारों करोड़ रुपया है, हजारों करोड़ रुपया, और वो फ्री दी है। और ये सोच के दिया है कि वो गरीबों का इलाज भी करेंगे सस्ते दामों पे, लेकिन वो करते नहीं हैं और उनको भगा देते हैं। ये इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा उनको जमीन के रूप में दिया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो हमारा ही पैसा था। वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल एहसान नहीं कर रहे हैं गरीबों पे इलाज करने का, कोई चैरिटी नहीं है, ये हमारा पैसा उस गरीब का पैसा भी है। तो सर आप कह रहे हैं योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग होना भी बहुत जरूरी है। सर समय इतना ही है, माफी के साथ आप सभी मेहमानों को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने समय निकाला और चर्चा में जुड़े, बेहद शुक्रिया आप सभी का। तो बजट कैसा हो 2021-22, इस पर लगातार एपीएन की नजर बनी हुई है। हम लगातार ये देखते रहेंगे कि किस तरह के सेक्टर्स को किस तरह की जरूरत है और कितना जरूरी है इन तमाम क्षेत्रों में बजट का बढ़ाया जाना। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।